नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सच बात तो ये है कि हम प्राइम टाइम इस पर करना चाहते थे कि क्या सेलिब्रिटी को ब्रांड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने फैसला किया है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेलिब्रिटीज को भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे में कोई भी विज्ञापन करने से पहले सेलिब्रिटी को उस प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए। सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी की बात तो हम कर रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि अब तो आपके सांसद भी उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। सेलिब्रिटी के लिए जिम्मेदारी है तो क्या विज्ञापन में आने वाले सांसद की जवाबदेही भी तय की जाएगी या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? यह भी एक गंभीर विषय तो है ही, लेकिन तभी मुंबई दफ्तर से जिस वक्त हम तैयारी कर रहे थे एक ईमेल आया। इस ईमेल ने जिम्मेदारी के सवाल को सिरे से पलट दिया। मुझे लगा कि योगिता भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो 11 साल की है तो क्या हुआ, पर मुझे नहीं मालूम कि योगिता की जिम्मेदारी कौन लेगा और योगिता किसको जिम्मेदार ठहराएगी। हमारे पास पानी भरते हुए योगिता की तस्वीर नहीं है, लेकिन हम किन्हीं और तस्वीरों के जरिए उसकी कहानी बताने का प्रयास करते हैं। योगिता लातूर के पास वहीं मराठवाड़ा के बीड़ जिले की रहने वाली एक 11 साल की लड़की का नाम है, जो अपने घर से 400 मीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी भरने जाया करती है। मेहरबानी होगी अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे बैठे जल्दी से कल्पना कर लें कि 400 मीटर कितनी दूरी होती है, तब समझना आसान होगा कि हैंडपंप से घड़ा भरकर घर तक आने में कितनी मेहनत लगती होगी, क्योंकि तभी आप योगिता की कहानी को समझ पाएंगे कि हैंडपंप से पानी भरना, सर पर लाद कर घर लाने में उसे कितनी मेहनत लगती होगी। आमतौर पर एक घड़े को भरने में 2 घंटे लग जाते हैं। हैंडपंप खाली तो होता नहीं है, इसलिए वहां भी लाइन में लगना होता होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि योगिता एक चक्कर में 10 लीटर पानी भरकर घर लाती होगी। मुझे तो यह भी यकीन करने के लिए कहा गया कि वो छुट्टी वाले दिनों में 8 से 10 चक्कर लगा लेती है। इस हिसाब से इस उम्र में वो एक दिन में 80 लीटर पानी घर लाती होगी। सूखा कवर करने गई सांतिया ने बताया कि हैंडपंप चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चे को काफ़ी ताकत लगानी होती है, तब जाकर पानी मुश्किल से निकलता है। इतनी गर्मी में दिन भर पानी के लिए बाहर जाना, लाइन में लगना और घड़ा भरकर घर आना, फिर दूसरी खेप के लिए निकल जाना। ये वही योगिता है जो अब अपनी कहानी बताने के लिए इस दुनिया में नहीं है। वो होती तो अपने वाक्यों में कभी था या थी का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए हमने भी नहीं किया। हमारे सहयोगी मनोज सतपुड़े का कहना है कि योगिता पानी भरते भरते मर गई। घर के लिए घड़ा भरते भरते उसके शरीर का पानी खत्म हो गया। रविवार को योगिता 10 लीटर पानी लेकर घर आई थी। ये उसका पहला चक्कर था। दूसरे चक्कर के लिए घर से निकली और हैंडपंप के पास बेहोश हो गई। वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बच नहीं सकी। शनिवार को उसने 2 ही चक्कर लगाए थे। मनोज सतपुड़े की डॉक्टर से बात नहीं हो सकी। हमारी सहयोगी सांतिया ने भी डॉक्टर को फोन करने का प्रयास किया, मगर बात नहीं हुई। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि बच्ची को हीट स्ट्रोक और भारी डिहाइड्रेशन हुआ, यानी लू लगी और पानी की कमी हो गई। कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण दिल और फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। शरीर में पानी की कमी और लू लगने से ऐसा होता है। जिस दिन योगिता की मौत हुई उस दिन बीड़ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। योगिता का एक बड़ा भाई है 15 साल का, वो रविवार को बाहर गया हुआ था। 15 साल की उम्र में बाहर जाने का मतलब क्या हो सकता है? खेलने गया होगा, पढ़ने गया होगा या दोस्तों के घर गया होगा, लेकिन पानी भरने का काम योगिता ने किया। माता पिता भी हैं, पानी भरने का भार उन लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन योगिता बाहर गई और वो लू को, गर्मी को झेल नहीं सकी। बहुत सारे बच्चे इस सूखे के कारण हाड़-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जब सारा घर पानी में लाने में लगा होगा, तब आप सोच सकते हैं कि उनके शरीर को कितना खुराक मिलता होगा। हम लोगों को पानी का बहुत प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम वो पानी लाने को गए थे हंडा लेके। वो उधर पानी भी नहीं आता हाथ पंप को ना, उसके वजह से दिन भर उधर पानी ले आने को गए थे और धूप बहुत होने की वजह से उसको चक्कर आ गए थे शाम को टाइम पे 4 बजे के टाइम को। और उसके बाद हम लोग उसको अस्पताल में लेके गए और उधर है ना वो डॉक्टर ने उसको 2 सलाइन लगाया। उसके बाद वो शाम के 9 बजे के टाइम को मृत्यु हो गया, ऐसे घोषित किया उसने। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि सूखे के कारण मराठवाड़ा में औरतों और बच्चों की जिंदगी बदल गई है। क्या पता हम और आप इन तस्वीरों को देखते देखते सामान्य भी हो गए हों और ट्विटर पर मैच खेलने में लगे हों कि किसकी सरकार के समय क्या क्या काम हुआ। इस झूठ को फैलाने में लगे हों कि पहली बार पानी की रेल चली है से लेकर जैसे पानी की रेल चलने से ही समाधान हो गया हो।
आज बेंगलुरु से एक और घटना नजर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कर्नाटक में सूखे का असर कुपोषण के शिकार बच्चों पर काफी गहरा पड़ा है। साफ पानी न पीने से उन्हें डायरिया से लेकर कॉलेरा तक की बीमारी होने लगी है। रायचूर, कलबुर्गी, बेल्लारी जैसे इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार चला गया है। इन इलाकों में 5 साल के नीचे के 30% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एक दावे के अनुसार 2010 से 2016 के बीच यहाँ 3000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। गांव देहात में दस्त, कॉलेरा होने के समय बच्चों को जो अस्पताल मिलता होगा उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सूखा पड़ता है तो पानी के साथ घर में अनाज की कमी होती होगी, आमदनी कम होती होगी तो बाहर से खरीद कर लाने का भी सवाल नहीं होता। बच्चा कम खाएगा तो क्या होगा, अब ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम टॉपिक में इतने पारंगत हो चुके हैं कि ये सब मसले हम चुटकी जैसे हमें लगते हैं। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि कुपोषण के शिकार के बच्चे जो हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियों का खतरा होता है। ऐसे में कई बच्चों को मुश्किल से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ये कर्नाटक है जहां भारत सॉफ्टवेयर से कोई सुपर पावर बनने वाला है। कोई वहां पर एंट्रेंस टेस्ट निकला है सुपर पावर का दुनिया में। और मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में गिरीश कुबेर ने एक लेख लिखा है जिसमें बताया है कि ये सूखा प्रकृति के कारण नहीं, महाराष्ट्र के बारे में, बल्कि इंसानी करतूतों के कारण आया है। मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई, ये उन्हीं के लेख का हिस्सा है। लेकिन क्या यही कारण हो सकता है? पिछले साल बारिश का राष्ट्रीय औसत 1100 मिलीमीटर है और महाराष्ट्र का है 1300, यानी महाराष्ट्र में ज्यादा ही बारिश हुई, यानी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। मराठवाड़ा में राष्ट्रीय औसत से काफी कम बारिश हुई, 842 मिलीमीटर, और विदर्भ में ज्यादा हुई 1034 मिलीमीटर, यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक। लेकिन राजस्थान में तो बारिश जो है वो 400 मिलीमीटर से अधिक होती ही नहीं है। वहां क्यों मराठवाड़ा जैसे हालात नहीं है, यह हम नहीं जानते। गिरीश कुबेरी ने बताया कि इसका कारण यही है कि सभी सरकारों ने महाराष्ट्र में मिलकर पानी की समस्या को अनदेखा किया और यहां पर 205 चीनी मिलें खोली गई। गन्ने की खेती के लिए आप जानते हैं कि पानी काफी लगता है। कुबेर साहब ने लिखा है कि सरकार बताती है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 4% भूमि पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती कि 4% जमीन पर लगा हुआ गन्ना राज्य के पानी का 71.5% हिस्सा पी जाता है। यह भी सबको पता है महाराष्ट्र में, लेकिन चीनी मिलों के दम पर राज्य की राजनीति, नेताओं का साम्राज्य टिका हुआ है। यह भी कोई नई बात नहीं है, महाराष्ट्र में हर कोई जानता है। हर वहां पर राजनीति कवर करने वाला इस मामले में कम से कम PhD की योग्यता रखता है और दावा करता है। लेकिन महाराष्ट्र ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे पता ही नहीं है। पिछले 3 साल में मराठवाड़ा में 20 चीनी मिलें खुली हैं, वहां 70 चीनी मिलें हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि अगले 5 साल तक एक भी चीनी मिल नहीं खुलेगी। यह भी एक बड़ा ही फैसला है। लेकिन जब तक आप इन चीनी मिलों के जरिए वहां की राजनीति, कौन लोग किसकी मिलें हैं, इसे नहीं समझेंगे, इस समस्या का ना समाधान होगा ना ठीक से बात। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन, तेजस मेहता, सांतिया ने उन इलाकों का ठीक ठाक दौरा किया। तमाम मराठी, अंग्रेजी अखबारों से लेकर न्यूज साइट पर भी इसकी चर्चा है। हर बार इतनी चर्चा तो हो ही जाती है मगर समाधान नहीं निकलता। कविता अय्यर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी पानी का गंभीर संकट है। हिंगोली कस्बे में लोगों को 3 दिन पर पानी मिल रहा है। चूंकि 3 दिन पर मिल जा रहा है, वो इसे ही अपनी किस्मत समझ रहे हैं। 13 लाख की आबादी वाले औरंगाबाद में भी लोगों को दूसरे या तीसरे दिन निगम का पानी मिल रहा है। देश भर में चुने गए 98 स्मार्ट सिटी में से एक औरंगाबाद भी है जहां पर बनेगा स्मार्ट सिटी। पानी लगता है वहां पर ईमेल से आएगा, लातूर में जैसे रेल से आ रहा है। नांदेड़ में 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की मांग है, लेकिन उपलब्ध है मात्र 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन। वही हाल परभणी और जालना का है। प्रसाद काथे की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार 4356 टैंकरों से प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई कर रही है। हजारों टैंकर लगाने के बाद भी संकट का ये चेहरा है। योगिता मर गई, उसकी मौत के बाद भी अगर हम नहीं देख पा रहे हैं कि सूखे ने मराठवाड़ा से लेकर बुंदेलखंड तक के बच्चों को कैसे प्रभावित किया है, कर्नाटक तक के बच्चों को, तो क्या किया जा सकता है? क्या आपने सुना है कि सूखा प्रभावित इलाकों में बच्चों के लिए कुछ अलग से किया जा रहा है? हर तरफ बच्चे पानी भरते नजर आ रहे हैं। बच्चे नहीं भरेंगे तो घर में पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो बच्चा मर जाएगा। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी सांतिया हमारे साथ मुंबई से हैं, जो इन इलाकों का दौरा करके आई हैं, और तुषार धरा हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट पर। तुषार ने काफ़ी घूम घाम के वहाँ पर विस्तार से लिखा है।
और अतुल देउलगांवकर साहब हैं, आप लेखक हैं और पर्यावरणविद हैं, आप स्काइप के ज़रिए लातूर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शांतिया, हम जानना चाहते हैं योगिता की कहानी के संदर्भ में आप और क्या बताने की स्थिति में हैं कि जो बच्चे पानी भरने जा रहे हैं, हम तो जो आप लोगों की तस्वीर आ रही है दूर से बैठ के यही देख रहे हैं कि कुआं है, उसमें बहुत सारे घड़े हैं, बाल्टियां हैं और पानी भर रहे हैं और यही एक छवि बनती चली जा रही है। पर ठीक ठीक ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पर कैसे बदल रही है। देखिए रवीश, जब हम मराठवाड़ा जब तक नहीं पहुंचे थे तो कुछ हमारे सामने भी पिछले साल की कहें या उससे पहले की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जब आप खुद मौके पर पहुंचते हैं और आप देखते हैं किस तरह से बच्चों का खेलने का वक्त, स्कूल जाने का वक्त, आपस में अपने सहपाठियों के या मित्रों के साथ गुजारने वाला वक्त, सारा वक्त पानी लाने की इस पूरी जद्दोजहद में बीत जाता है, तो काफ़ी मतलब किस हद तक दुख होता है ये बयान नहीं किया जा सकता। अब तरीके चाहे जो भी हो, चाहे हैंडपंप से पानी भरना हो, चाहे गहरे कुएं में उतरना हो, रस्सी बांध के उतरना हो या सीढ़ियों से उतरना हो, या फिर मीलों दूर चलकर साइकिल पे या सर पे कैसे भी पानी लाना हो, ये काम बच्चे करते हैं। बच्चे, महिलाएं, ये दोनों जो हैं आपको पूरी तरह से समर्पित नजर आएंगे। मराठवाड़ा की बहुत इतना आम नज़ारा है कि आपको हर गली, हर सड़क पे आपको ये नज़ारा बिल्कुल देखने में नजर आएगा कि किस तरह बच्चे, अगर छोटा बच्चा भी है, आप ये समझें कि हमने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को छोटा ही सही पर बर्तन उठाते हुए देखा है। उसके बाद महिलाएं तो हैं, जैसे आपने कहीं देखा है कि इन बच्चों के लिए जो भी सरकारें करती हैं राहत और राहत के कामों को, राहत का कार्य करती हैं, तो उनके इस तरह के काम में, उनके बयानों में, उनकी योजनाओं में बच्चे फोकस में हैं कि बच्चों को तकलीफ ना हो, उन्हें जिस तरह से योगिता की मौत हुई है। हम लोग जी जब तक हम लोग मराठवाड़ा में मौजूद थे, हमने कई सारे गांवों का दौरा किया, लोगों से भी मिले, कुछ सरकारी कर्मचारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की। तो बच्चों के लिए इस तरह का कोई खास प्रावधान नहीं है। सच्चाई सब जानते हैं। जब आप सरकारी अधिकारियों से भी बात करेंगे, कलेक्टर से लगा के जो डिविजनल कमिश्नर हैं, वो इस बात को मानेंगे ज़रूर कि जी हाँ बिल्कुल बच्चे इस बात से प्रभावित हैं बुरी तरह से, लेकिन ऐसी कोई नई योजना, नई स्कीम नहीं आई है। यहाँ तक कि हालात इस तरह ख़राब हैं कि हम कई सारे गाँव में गए, जिसमें से खुटे गाँव एक काफ़ी पानी की जिसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या है। उस गांव में स्कूल आना बच्चों ने लगभग 80% बंद कर दिया है। वहाँ के मास्टर ने हमें, टीचर जी जो हैं वहाँ के, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह पानी लाने की जिम्मेदारी बच्चों की है, तो इसलिए वो आते नहीं। और इस बार तो हालात इतने ख़राब थे कि जो परीक्षाएं हुई हैं अभी, उसमें भी बच्चे नहीं आए। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से शायद परीक्षाएं पहले करा ली गई थी सूखे को देखते हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जब मनोज ने और आपने बताया कि योगिता एक दिन में 8 से 10 चक्कर लगाती थी, यहाँ दूर से बैठ के मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि 11 साल की लड़की 8-10 बार जाना और पूरे दिन इंतज़ार करना, 1-2 घंटे इंतज़ार करने में भी लगते होंगे, हैंडपंप पे और भी लोग रहते होंगे, कितना मुश्किल होता होगा। तो 80 से लेकर 8 से 10 बार वो पानी लाती होगी, तो लगभग 80-90 लीटर, 100 लीटर पानी वो लेकर आ रही थी। बिल्कुल रवीश, सुनने में शायद अगर हम शहरों में बैठे हैं तो अतिशयोक्ति लगे भी, लेकिन वहाँ पे हर बच्चा, मतलब आप ये समझें कि 40 लीटर तो औसत है। बच्चों में भी एक तरह का, हमने एक गांव गए, हम एक गांव में जहाँ पहुँचे तो हमने बच्चों में भी एक अजीब तरीके से एक कंपटीशन सा देखा कि आज हम कितने लीटर पानी लेकर के जा रहे हैं। तो बच्चे हैं, क्योंकि अल्हड़पना है तो हर चीज़ में खेल ढूंढ लेंगे, लेकिन औसत आप ये समझें कि हर बच्चा वहाँ पे 50 से 60 लीटर कोशिश करता है, अगर पानी वहाँ पे उपलब्ध है तो उतना पानी वो घर लेकर के जाए ही जाए। तो ज़रूर शहर में बैठ के अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन मराठवाड़ा के उन गांव में ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। बच्चों के लिए खुद भी इतना सामान्य हो गया है कि उन्हें अब शायद ज़्यादा अजीब भी ना लगता हो। जी तुषार, हम जानना चाहते हैं, आपने काफ़ी घूमा है और आपकी बात में, आपकी फर्स्ट पोस्ट में एक लेख देख रहा था, उसमें आपकी एक लाइन है कि जो भी वहाँ कवरेज हो रहा है बड़ा ही सेफ डिस्टेंस से हो रहा है। मैं भी शायद सेफ डिस्टेंस से ही पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ योगिता के संदर्भ में, जो आज एक बीड़ में एक लड़की ने दम तोड़ा है, उसे लू लग गई, फिर उसको कार्डियो अरेस्ट हुआ, फिर डिहाइड्रेशन की स्थिति की नौबत आई, घर में पानी पी लिया था, दूषित पानी भी साफ नहीं मिल रहा है। आपने इन इलाकों में घूमते घामते देखा कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं या वो उनका पूरा उस पर भी असर पड़ा है? क्योंकि जो शांतिया बता रही हैं, उसे लगता नहीं कि बच्चों के पास कोई खाली वक्त है आराम करने के लिए भी इस पानी भरने के काम के संदर्भ में। जी, मैं आपको बताता हूँ जो मेरे अनुभव रहे हैं मराठवाड़ा में।
जैसे मैं गया था औरंगाबाद शहर के बाहर, ग्रामीण औरंगाबाद में गया था, और वहाँ पे एक गांव वालों से मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि जब टैंकर आता है गांव में तो एकदम जंग का माहौल खड़ा हो जाता है, क्योंकि 500 लोग भागते हैं टैंकर के पीछे और उस भीड़ में दुर्घटनाएं होती हैं। और ऐसा है कि ये जो टैंकर जो है इसी के द्वारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आजकल अभी लातूर में लगभग हर दिन पानी का ट्रेन आ रहा है, 5 लाख 10 लाख लीटर लेके पानी का ट्रेन आ रहा है। ये जो पानी है कुएं में भरा जाता है और यहाँ से कुएं से इस पानी को टैंकर उठाते हैं और जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टैंकर के ज़रिए होता है। लेकिन इसमें ये बात ये कि जब टैंकर जब गांव में आता है तो एकदम एक जंग का माहौल खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट जो वहाँ पे जो परिवारें हैं वो बस एक टैंकर ड्यूटी पे एक सदस्य को रख देते हैं। तो इनका बस काम है जब टैंकर आता है सबको ये सावधान करना कि टैंकर आ गया, तो सब अपने बाल्टी घड़े लेके बाहर भागते हैं। और इस दुर्घटना में जानने को मिला कि मराठवाड़ा में 40 से ज़्यादा ये डेथ्स हुए हैं ये पानी के कारण। कोई कुचल गया, कोई कुएं में गिर गया ऐसे। तो ये बेहद बहुत एक दुखद परिस्थिति है जहाँ पे पानी के कारण ये डायरेक्ट डेथ्स हो रहे हैं, और न केवल डायरेक्ट हो रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली डेथ्स भी हो रहे हैं। जैसे मैं एक लातूर डिस्ट्रिक्ट में मैं एक गांव में गया था और वहाँ पे एक मोहिनी भीसे करके एक 21 वर्ष की महिला है। वो मोहिनी ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो एक छोटे किसान थे। उनके पास बिल्कुल 3 साल जो अकाल हुआ है उसके बाद उनके खेत में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो घर पे भी पैसे नहीं है। तो अब बात आई कि मोहिनी की शादी करवा देंगे। तो ये शादी और दहेज का ये बातें सुनकर मोहिनी एकदम उसने सोचा कि अब मुझे एक ही उपाय है अपने परिवार को बचाने का, और वो मैं खुद आत्महत्या करूं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये डायरेक्ट डेथ है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस है तापमान, उसमें तो होंगे ही ऐसे, यानी डिहाइड्रेशन होगा और ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इसका जो सामाजिक जीवन में जो इनडायरेक्टली जो जल संसाधन के कमी के कारण जो इनडायरेक्ट डेथ्स जो हो रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी उसके बारे में भी वो भी मुझे लगा कि वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अतुल साहब, जब ये अब शुरू में बात हुई कि मराठवाड़ा में इस बार खुदकुशी करने वाले किसान की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो लोगों ने समझा कि या इसी तरह से वो छवि बनाकर वो पूरी घटना चली गई कि शायद पुराने कारणों की वजह से हुआ है, इसमें सूखे का उतना योगदान नहीं रहा हो। लेकिन मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ, अभी तुषार ने मोहिनी का जिक्र किया, जो 21 साल की लड़की, उसके पिता की जोत छोटी है, और ये सुनकर कि दहेज के लिए पैसे कहाँ आएंगे। वैसे दहेज तो वो बेंगलोर वाले सॉफ्टवेयर वाले भी लड़के खूब ले रहे हैं आजकल, वो राष्ट्रवाद का भी भाषण दे रहे हैं और दहेज भी उधर साथ साथ ले रहे हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, और योगिता की मौत हुई है, क्या आप अपने अनुभव से कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जिससे वो इन पहलुओं पर सोचें और देखें कि उनके द्वारा चुनी गई सरकारें इन बातों पर क्या कर रही हैं? रवि जी, देखिए यहाँ पूरा आदमी का जो है वो बच्चियां और औरतें ही उठा रही है। और ये आज की बात नहीं है, 10 साल पहले यहाँ 3 साल की वैष्णवी टैंकर के नीचे खुद गई थी। महीने में 27 फरवरी को 10 साल की कोमल बाव में गिरकर मर गई थी। तो होता है यूं के पानी मिल रहा है, ये जब समझ में आता है, वो हैंडपंप हो, बावड़ी हो या टैंकर। मैंने तो कई बार लातूर में बिना चप्पल पहने लड़कियों को घूमते दौड़ते देखा है, पानी आया है। और ये सब चीजों के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ हमारे देश पर, हमारे कल्चर, जो किसी भी ढंग से पानी का वितरण नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट का एक आदेश है, ऑर्डर है कि जो टैंकर है उसके ऊपर जीपीएस सिस्टम बिठाई जाए ताकि आप कंट्रोल रूम कर सके। टैंकर से पानी कब कहाँ मिलेगा इसका टाइम टेबल हो।
ये जब नहीं होता, पूरी अव्यवस्था होती है, तो अव्यवस्था से राजकीय आमदनी बहुत बढ़ती है। जो कॉरपोरेटर से टैंकर वाले हैं उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन इसी वजह से गरीब लोगों को पीसना पड़ता है। एक ही उनके पास मकसद है, पानी, और पानी कैसे खींच सकते हैं। और इससे जैसे आपने बताया कि एक घड़ा के उनका ये नहीं होता, एक घड़ा लेके नहीं काम चलेगा, तो कम से कम 10 घड़े लेने चाहिए। इसलिए उनमें एक कंपटीशन होती है, और पूरा दिन भर 44 डिग्रीज हो या रात के 2 बजे हो। आप जानते होंगे कि गए महीने ही लातूर में एक 50 साल की औरत पानी लेते लेते सवेरे 4 बजे हार्ट अटैक से वो पानी के पास ही गिर पड़ी थी। इसका ये सब चीजें क्या बताती है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारे यहाँ, हम ये बिल्कुल समझ ले कि हिंदुस्तान के 5.5 लाख जो गांव हैं, उसमें से 1.5 लाख गांव हर साल पानी के लिए तरसते हैं, और उनकी संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, हजारों करोड़ खर्च होते हैं। अतुल जी, आप बता सकते हैं कि वहाँ बच्चों के खान पान और उनकी अपनी जिंदगी पे, आपने कहा कि लड़कियां नंगे पांव बिना चप्पल के दौड़कर उन्हें जाना पड़ता है, तो हम क्या समझें कि वहाँ सूखा पड़ा है, तो जिसका सिंपल सा मतलब है कि अनाज नहीं हुआ इस बार, ठीक है। इन घरों में आमदनी पर भी असर पड़ा होगा, तो खान पान पे भी असर पड़ा है क्या इनके? बिल्कुल पड़ा है। देखिए, अभी सभी चीजें खान को क्या खाते हैं, हम खुदकुशी होने के बाद जाते हैं, लेकिन खुदकुशी के कतार पर लगभग 40% फैमिलीज खड़ी हैं। इसका हमने एक सर्वेक्षण किया है। ऐसे मकान हैं जिनमें कोई नौकरी को नहीं है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, और आगे आने वाले 40 दिनों में उनको अनाज के लिए बोना है, वो नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे तो एक किसान ने बताया कि भाई, हमें खुदकुशी करने के लिए भी जो कीटनाशक कपड़े उसके भी पैसे नहीं है। इतनी बुरी हालत है, लेकिन इसके तरफ ना तो सोसाइटी से ध्यान दे रही है, ना सिविल सोसाइटी। ये इतनी बड़ी आपत्ति है, भूकंप से ज्यादा, और उसका पैमाना भी ज्यादा है, लेकिन लोग इसके तरफ संवेदन। जी तुषार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने घूमने के बाद, देखिए, अगर कोई भी सरकार ये कह रही है कि वो 43-4400 4,000 से अधिक टैंकरों के जरिए वितरण कर रही है, मान लेते हैं कि ये बात सही होगी, लेकिन यही बात अपने आप में बताती है कि समस्या का स्वरूप कितना बड़ा हो चुका है कि आपको 4,000 टैंकर लगाने पड़ रहे हैं, और सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो एक दिन 40,000 या 10,000 टैंकर का इंतजाम कर पाएगी। ठीक है, वो समाज, वहाँ का लोग बहुत दिनों से पीड़ित हैं। क्या उनके अपने स्तर पर पानी को बचाने को लेकर कुछ इस तरह से सामाजिक स्तर पर कुछ गोलबंदी नहीं हो रही है? आपके लेखों से ये पता चलता है कि सामाजिक ताना बाना बिखर गया है, लोग पानी को छुपा कर रखना चाहते हैं, बांट के नहीं पी रहे हैं, लेकिन मिल के पानी बचा रहे, इसके लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी, अब वहाँ की परिस्थिति ये है कि जो डैम्स में भी पानी नहीं है, और 3 साल से एकदम वहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, तो अगर इस साल अगर बारिश सही मात्रा में हो, तो कोई संभावना है कि पानी बचाने का कोई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे जैसे आप बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत स्वास्थ्य और शिक्षा पे इसका बहुत असर पड़ रहा है। जैसे बच्चे जो हैं, सबसे पहले होते हैं कतार में पानी, जब टैंकर आती है तो सबसे पहले बच्चों को ही भेजते हैं पानी, टैंकर से पानी लाने के लिए, और इस पे उनके शिक्षा, ये स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इनके शिक्षा पे अब असर पड़ रहा है। और हमने ये भी पाया कि जैसे अब पानी की कमी के कारण अस्पतालों में और डिस्पेंसरियों में जैसे ऑपरेशंस होते हैं या कोई मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए भी पानी नहीं है। तो अगर आप मान लो कि कोई डिहाइड्रेशन के कारण कोई बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाए, तो उसमें कोई ऑपरेशन करने के लिए, कोई प्रोसीजर करने के लिए वहाँ पे पानी नहीं है। तो परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है वहाँ पे।